हेलो फ्रेंड्स, अगेन दिस इज़ बॉय के। आजकल हम में से हर कोई अपनी मेन स्ट्रीम इनकम के अलावा साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहा है, मगर हम में से आधे लोगों को तो साइड इनकम का मतलब भी नहीं पता। बहुत से लोग साइड इनकम के चक्कर में ऑफिस में ओवर टाइम करने लगते हैं और ओवर टाइम से मिले पैसों को साइड इनकम समझ लेते हैं। या फिर कुछ लोग जो बिज़नेस प्रोफेशन में होते हैं वो साइड इनकम के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपने बिज़नेस का अनवांटेड एक्सपेंशन कर लेते हैं और अपने ऊपर और लोड पाल लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी इनकम तो ऐसा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुई, मगर उन पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब गाइज, आप ये मत समझिएगा कि मैं बिज़नेस एक्सपेंशन के अगेंस्ट हूँ। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप साइड इनकम के चक्कर में जो अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर रहे हो, आपको सबसे पहले वो कैलकुलेशन करनी चाहिए कि ये वर्थ इट है या नहीं। देखिए, साइड इनकम तो वो होती है जिसमें आपको ना के बराबर या फिर बहुत कम काम करना पड़े। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कमाने के लिए ज़िंदगी भर अपनी गर्दन के नीचे का हिस्सा लगा देते हैं और कुछ लोग गर्दन के ऊपर का हिस्सा। एंड आई एम श्योर कि आप गर्दन के ऊपर का हिस्सा लगाने वाली कैटेगरी में हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। तो वो साइड इनकम का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम ना के बराबर काम करके पैसा कमा सकते हैं? तो गाइज़, वो है हमें पैसों को ही पैसे कमाने के लिए काम पर लगाना पड़ेगा, दैट इज़ इन्वेस्टिंग। अब गाइज़, इस वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो इन्वेस्टिंग में हाफ नॉलेज इज़ हार्मफुल। हाफ नॉलेज से बेहतर है कि आपको कुछ भी ना पता हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरी देखिएगा। अब इन्वेस्टिंग में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला रियल एस्टेट, दूसरा गोल्ड और तीसरा स्टॉक मार्केट। और इस वीडियो में हम तीनों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं और समझते हैं कि हमारे लिए पर्सनली कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला ऑप्शन है गोल्ड। गोल्ड का अगर हम पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो उसका पर ईयर का रिटर्न 10% के आसपास आया है। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक एवरेज वैल्यू निकाली है। मतलब अगर आपने ईयर 2000 में 50,000 रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 3 लाख रुपये हो गए होते। और अगर आपने रियल एस्टेट में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते ईयर 2000 में ही, तो आज उसकी कीमत 7.4 लाख हो गई होती है, 11 या 12% के रेट के हिसाब से, क्योंकि रियल एस्टेट ने हमें पिछले 20 सालों में 11-12% के आसपास का ही रिटर्न दिया है। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। अज्यूमिंग कि ईयर 2000 में ही कोई इंसान है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, मगर फिर भी उसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस और हाँ, थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। उसने अपने 50,000 रुपये निफ्टी में डाल दिए। अब जिन्हें निफ्टी नहीं पता वो बस अभी के लिए इतना जान लें कि ये एक इंडेक्स फंड है। जैसे इंडेक्स हमारी बुक में होता है, उसमें आगे के सारे चैप्टर्स लिखे होते हैं, वैसे ही इंडिया के इंडेक्स फंड में जो कि निफ्टी है, उसमें इंडिया की सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं मार्केट कैप के हिसाब से। अब ये इंडेक्स फंड निफ्टी 1996 में बनाया गया। इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडिया में भाई आज के टाइम पर 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और अगर किसी आम इंसान को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो 5,000 कंपनीज से गो थ्रू करे। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लगभग हर कंट्रीज़ में ऐसा ही है कि उनका एक खुद का अपना इंडेक्स फंड है। वैसे ही हमारे यहाँ जो इंडेक्स फंड है जिसमें टॉप की 50 कंपनीज़ हैं, उसको हम निफ्टी के नाम से जानते हैं। और इस निफ्टी ने हमें हर साल का एवरेज 15% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ईयर 2000 में जब उस बंदे ने 50,000 रुपये लगाए होते तो आज बढ़कर वो 10 लाख रुपए हो गए होते। और इसके लिए उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसके पैसे की जगह पड़े रहे। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, आपके पैसे निफ्टी में इतनी तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। तो गाइस, गोल्ड ने हमें 3 लाख, रियल एस्टेट ने हमें 7.4 लाख और निफ्टी ने हमें 10 लाख का रिटर्न दिया है। और इन तीनों में जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है वो है गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। आपके पास अगर ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो उसको। उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ेगा ही और कभी कम नहीं होगा। एक्चुअली इसकी सिंपल सी वजह ये है कि गोल्ड की डिमांड और सप्लाई अचानक से कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती। अब चलिए, ये जो गोल्ड हमारा बनता है ये कोई कंपनी खुद तो बनाती नहीं है, ये माइनिंग ही होती है इसकी अर्थ से। तो ये बहुत महंगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसकी सप्लाई तो बहुत ज़्यादा अचानक से हो नहीं सकती और इसकी डिमांड भी कुछ खास ना कभी कम हो सकती है अचानक से, ना कभी बढ़ सकती है। अब आप ये कहोगे कि अभी 2020 अप्रैल में 10 ग्राम सोने का प्राइस 43,000 से बढ़कर 53,000 तक कैसे पहुंच गया? तो गाइस, ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उस वक्त लोगों के सेंटिमेंट्स स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट थे और लोगों को गोल्ड एक सेफ ऑप्शन नज़र आया। और उस वक्त हर जगह लॉकडाउन भी लगा था, तो गोल्ड की माइनिंग भी नहीं हो पा रही थी और मतलब कि सप्लाई रुक गई, तो इसीलिए उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा और बढ़ गया। और अब हम रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करके देख लेते हैं। और अगर आपने ईयर 2001 में नॉर्थ इंडिया में कहीं कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती तो 2005 में ही उसकी कीमत 12 गुना हो गई होती। मतलब पर ईयर का 18.7% का एनुअल रिटर्न। अब ये तो निफ्टी से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि निफ्टी 15% का रिटर्न देता है और 18.7% का रिटर्न इसने दिया है। चलिए इसको भी छोड़िए, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने भी पर ईयर का 18% का रिटर्न दिया है। तब उस वक्त ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन एक सेकेंड, उस टाइम मार्केट में एक बबल था।
एक्चुअली उस वक्त लोगों को पता नहीं क्या हो गया था, लोग एक ज़मीन की एक्चुअल कीमत के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा पे कर रहे थे और इसी वजह से लोगों को प्रॉफिट भी नज़र आया और इनफैक्ट उस टाइम लोगों ने प्रॉफिट कमाया भी। लेकिन ये एक बबल था और बबल किसी भी सेक्टर में हो वो आकर फटेगा ज़रूर, और ये बबल फटा ईयर 2006 के आसपास आकर। तो गाइस, रियल एस्टेट में आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो सबसे पहले आप ये ज़रूर जान लो कि कहीं उसका प्राइस ओवर वैल्यूड तो नहीं है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा अंडर वैल्यूड प्राइस पर करने की कोशिश करो। अब रियल एस्टेट में अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी को पहचानने का सबसे आसान तरीका है पीई रेशियो। पीई यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सपोज़ कोई घर आपको 10 लाख रुपए का मिल रहा है और उस घर को आप किराए पर उठा रहे हो, जो कि आपको ज़रूर उठाना चाहिए अगर आप उसमें खुद नहीं रह रहे हो। अज्यूमिंग कि आपको उस घर से हर महीने 4,000 रुपये का रेंट मिलता है, तो साल का 48,000। अब पीई इज इक्वल टू प्राइस यानी उसका 10 लाख अपॉन अर्निंग उसकी अपॉन एक साल की अर्निंग उसकी 48,000 है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 20.83। अब ये एक इंडियन मार्केट के हिसाब से अच्छा पीई रेशियो है। अब जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो बस अभी के लिए इतना जान लें कि पीई अगर मान लें इसका 20 है तो आपने 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये लगाए हैं। बट गाइस, इतने अच्छे पीई रेशियो वाली प्रॉपर्टीज़ ढूंढना इतना आसान नहीं है। एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ में एक ट्रिक भी काम करती है। आपके अगर लिंक्स अच्छे हैं तो आप ये पता लगा लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी के आसपास क्या कोई नाली बन रही है या कोई रोड बनेगी या कुछ भी ऐसा अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस बूस्ट हो सकता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो इसी चीज़ पर ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं। बट जनरली पी 27 या 27 के नीचे है तो आपको वो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। हाँ, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए। और अगर पी 24 या 24 के नीचे है तब तो वो अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी है और आपको वो ज़रूर खरीदनी चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन है निफ्टी, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ होती हैं। हालांकि हम इंडिविजुअल स्टॉक्स भी पिक कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें अच्छा खासा रिसर्च और एनालिसिस करना पड़ेगा जिसमें हमारा टाइम जाएगा, और हम तो साइड इनकम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि लोगों का परसेप्शन बना हुआ है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट से बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, ऐसा है कि आप बिना किसी नॉलेज के कोई भी काम या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो ज़रूर फेल होगा। उसी तरह जो लोग बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वही लोग डूबते हैं। वो लोग इधर उधर की बातों में आकर, या आजकल किसकी बाहर चल रही है, मैं भी किसका उठा लूँ, ये वो फलाना ढिमका, इसी में जो लोग रह जाते हैं और जो बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करते हैं वही लोग डूबते हैं, और उसकी वजह से पूरा शेयर मार्केट को वो लोग बदनाम करते हैं। और अगर इस तरह से आप भी स्टॉक्स पिक करोगे तो डेफिनेटली आप भी फेल हो जाओगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा बहुत या बहुत पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कभी नहीं खेल पाओगे। और एक चीज़ गाइस, किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें खुद पर पेशेंस रखना चाहिए। हम गोल्ड खरीद कर छोड़ देते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद कर छोड़ देते हैं और आराम से 10-20 साल का इंतज़ार करते हैं, मगर हम स्टॉक्स खरीद कर उसे तुरंत बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। गाइस, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने के लिए पूरा टाइम देना चाहिए। अब चलिए मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर एक ही सैलरी पर जॉब करते हैं। अब सैलरी के रिगार्डिंग उनके सामने दो ऑप्शन है। पहला, एज अ सैलरी वो महीने की पहली ही तारीख को 1 करोड़ रुपए ले लें, या फिर महीने की पहली तारीख को 1 रुपये, फिर दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4, 8, 16, ऐसे करते करते 31वीं तारीख को जो सैलरी उनकी बनेगी वो ले लें। अब राम को कंपाउंडिंग को नॉलेज है तो वो सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है, और श्याम पहला ऑप्शन, यानी वो 1 करोड़ रुपए पहली ही तारीख को ले लेता है। और अब प्रोसेस शुरू होता है। महीने की 15वीं तारीख को राम के पास सिर्फ 16,000 रुपये होते हैं, और वहीं उसका दोस्त श्याम अपने 1 करोड़ रुपए से एंजॉय कर रहा होता और अपने दोस्त की बेवकूफ़ी पर हंस रहा होता। अब गाइस, महीने की लास्ट डेट आती है और इस डेट को राम के पास 53 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो गए होते हैं। तो गाइस, मैंने ये एग्जाम्पल आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाने के लिए बताया है। अब अपने निफ्टी पर आ जाते हैं। अज्यूमिंग कि आपकी एज 25 साल है और आप 60 की एज में रिटायर होना चाहते हो, तो आज से आपने हर महीने 5,000 की निफ्टी में SIP करवा ली है। तो जब आप 60 के हो जाओगे तो निफ्टी के प्रीवियस डेटा के हिसाब से, यानी अगर हम निफ्टी के प्रीवियस 20-25 साल का डेटा निकालें तो आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलेगा, और 60 की एज में आपके पास 5.43 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे, यानी 5 करोड़ 43 लाख रुपए हो जाएंगे। और इस केस में आपने 18 लाख रुपए लगाए सिर्फ, और 18 लाख वो आपके वही आए जो आपने हर महीने 5,000 की SIP करवाई है, और आपको 5.43 करोड़ रुपीज़ मिले हैं। और गाइस, अभी आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि उस वक्त जब भी हमें ये 5.4 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर कितनी रह जाएगी। तो देखिए, हर साल हमारा इन्फ्लेशन 7% है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई इस बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, वो है 7%। अब 5.4 की परचेजिंग पावर इस 7% के इन्फ्लेशन के हिसाब से उस वक्त 2.5 करोड़ के आसपास की रह जाएगी।